हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसका एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक और प्रिंसिपल वैल्यू को जाना था। साथ में हम लोगों ने ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके ग्राफ को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज को निकाला था। आज हम लोग बच्चों, जो कि हमारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे आईटीएफ का। जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सारी क्लासेस को आप लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, जैसा कि हमारा नाम लिखा हुआ है टॉपिक का, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन फॉर डोमेन। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास पहला डोमेन निकालने का क्वेश्चन आया कि फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन की बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स एफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ एक्स। जब भी बच्चों इनका डोमेन निकालना होगा तो आप डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप डोमेन निकालने के लिए सीधा जो ये एफ एक्स है ना, उसको उठाइए और -1 से 1 के बीच में रख दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। का मतलब हम करने वाले हैं पुट एफ एक्स इन बिटवीन -1 to 1 एंड सॉल्व। और उसके बाद इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर फंक्शन में tan इनवर्स एफ एक्स हो, tan इनवर्स एफ एक्स या cot इनवर्स एफ एक्स हो, तो इस केस में आपको जो tan और cot के बारे में सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इनका डोमेन तो R होता है, तो आप सीधे एफ एक्स का डोमेन निकाल दीजिए। इसका मतलब ये हुआ फाइंड डोमेन ऑफ R। आप सीधे R का डोमेन निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे वाले की तरफ, और तीसरा है हमारे पास थर्ड, सेक इनवर्स एफ एक्स या कॉसेक इनवर्स एफ एक्स। जब सेक इनवर्स एफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ एक्स होगा और इसका आप डोमेन निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, जैसे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एफ एक्स का हमने डोमेन निकाला था ना, सिर्फ वैसे ही इस एफ एक्स का डोमेन, मतलब इसका ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप, और उसको आर में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स। का मतलब आपको क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। और इसका डोमेन कैसे निकालते हैं आप, आपको अच्छी तरह मालूम होगा। इसका डोमेन निकालने के लिए -1 से 1 के बीच इसको लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा ना बच्चों, क्योंकि हमको डोमेन इसका निकालना है, इसका डोमेन, तो लास्ट में जो आपका आंसर आए तो आप क्या करेंगे, R माइनस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स, साइन इनवर्स एफ एक्स के डोमेन को माइनस कर देंगे। माने आपको क्या करना है, जब कभी भी सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एफ एक्स का क्वेश्चन आए तो आप तो साइन इनवर्स एफ एक्स का डोमेन निकाल दो, और वो जो भी आंसर देगा ना उसको आर में से माइनस कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। देखो, साइन इनवर्स एफ एक्स या कॉस इनवर्स एफ एक्स हो तो जो भी एफ एक्स के स्थान पर बैठा हुआ है उसको -1 के 1 के बीच में पुट करिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर टेन इनवर्स एफ एक्स या कॉट इनवर्स एफ एक्स का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका डोमेन आर होता है। तो सीधा आप तो एफ एक्स का डोमेन निकाल लीजिए। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। आप डोमेन और रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग अब देखते देखते मुझे समझ गए होंगे, सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक जाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि जेई और एनडीए
या CDS वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम बोर्ड की तैयारी करें, उस बात को ख्याल में रखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। तो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए बच्चों अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसका डोमेन निकालने के लिए सर जो भी साइन इनवर्स एफ या कॉस इनवर्स एफ का आपको डोमेन निकालना होगा, जो एफ के प्लेस पर बैठा हुआ है आप उसको -1 से 1 के बीच में पुट कर लीजिए और पुट करके सॉल्व कर लीजिए। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, -1 इज लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बेसिक रूल्स, मुझे लगता है आप लोगों ने इनइक्वालिटी का जो बेसिक तरीका मैंने आपको सिखाया था, आपने वो वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और पहले आप वो जो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने इनइक्वालिटीज के 3 लेक्चर लिए उनको आप देखिए, उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगने वाले हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब मैं थोड़ा सा इसको उल्टा लिख देता हूँ, -1 इज लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 1, को इधर और इसको इधर लिख दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गई। अब आपको सबको पता होगा सर x² जो होता है ये पॉजिटिव होता है, x² इज नॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। पॉजिटिव वैल्यू जो होती है हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो बच्चों जो नेगेटिव ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा, तो इतने पोर्शन को अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप कर दो उसको, तो क्योंकि ये तो x² है, पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, और जो बात हमेशा एग्री होती है उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बची सॉल्व करने के लिए वो सिर्फ इतना हिस्सा बचा, तो इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं। आइए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे तो आएगा x - 1 एंड x + 1, और जब भी दो ब्रैकेट आए इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में और लेस देन का साइन आए तो आंसर होता है छोटे रूट से बड़ा रूट। सीधा आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ है इसलिए क्लोज इंटरवल, ये आपका आंसर हो गया, यानी ये आपका डोमेन आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स x² - 4। तो हम क्या करते हैं, इसका डोमेन निकालने के लिए फिर से वही केस जो हमारी पुरानी बात थी, साइन इनवर्स एफ और कॉस इनवर्स एफ में एफ के प्लेस पर जो बैठा हुआ है उसको -1 से 1 के बीच में पुट करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, -1 इज लेस देन इक्वल टू x² - 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है ये इनइक्वालिटी के दो पोर्शन करने वाले हैं, एक तो ये -1 से बड़ा और एक यही चीज -1 से छोटा। तो इसको क्या लिखेंगे, -1 इज लेस देन इक्वल टू x² - 4, एंड लगाएंगे बीच में कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, एंड लगाने पे इंटरसेक्शन आंसर होता है और लगाने पर यूनियन आता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये होगा x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से इसके फैक्टर बन गए x - √3 एंड x + √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन है और दो ब्रैकेट है, तो पता है आपको आंसर क्या होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट, सॉरी छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा। तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -√3 यूनियन √3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आने वाला है, क्लोज इंटरवल आएगा, तो यहाँ क्लोज यूनियन √3 टू इन्फिनिटी। समझ पा रहे हैं ना क्लोज इंटरवल क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अब इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, इधर वाले पोर्शन में आप कहेंगे माइनस ये 1 जो है ना सर इसको इधर ले आइए, तो इधर 1 लाते कितना हो जाएगा 5, इट मीन्स x² - 5 लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाइए, तो x के फैक्टर बनेंगे x - √5 एंड x + √5।
x प्लस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0 है, दो ब्रैकेट है, तो आंसर क्या होगा, छोटे रूट से बड़ा रूट। तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू, छोटा रूट आने वाला है -5 और बड़ा रूट आएगा √5। ये हमारा आंसर आया। अब फाइनल आंसर देने की बारी, इधर वाले पोर्शन से ये आंसर, इधर वाले से ये आंसर। अब दोनों का कॉमन एरिया हमारा आंसर आएगा। तो अब दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा, दोनों के कॉमन एरिया को कुछ लोग डायरेक्ट ही सोच पा रहे होंगे और कुछ लोग जो नहीं सोच पा रहे उनके लिए मैं बता दूं, नंबर लाइन बना रहा हूं मैं। ये पहले मैं इसकी वैल्यू, इसकी बात को मान रहा हूँ। ये कह रहा है -√3 से छोटा और ये √3 से बड़ा, ये √3 लिख दिया हमने। अब आप कहेंगे कि √3 से बड़ा तो इधर और -√3 से बड़ा इधर, ठीक है, और 3 को इंक्लूड भी करना है √3 को। ये कह रहा है -√2 से -√5 से √5 तक। तो -√5 कहाँ होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। -√5 आप कहोगे कि सर यहाँ होता है -√5, -√5 √3 से छोटा होता है, और सेम यहाँ पे √5 यहाँ होगा, और इसके बीच कह रहा है वो आंसर, इसके बीच माने ये वाला एरिया। तो अब आप बताओ दोनों का कॉमन एरिया कौन सा आया। तो आप कहेंगे कि सर दोनों का कॉमन एरिया ये हिस्सा आ रहा है, देखिए ये और ये, तो ये और ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर आने वाला है -√5 से -√3 का मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√5, √3 यूनियन में नीचे लिख रहा हूँ स्पेस को मैं, यूनियन -√3 आएगा यहाँ, -√3 यूनियन √3, √5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, दो प्रॉब्लम्स है और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) = sin इनवर्स x प्लस cos x। तो आइए आप डोमेन इसका कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे कि सर डोमेन इनका निकालने के लिए आपने ये बताया था हमारे को कि जब बीच में दो फंक्शन का डोमेन निकालना हो, जैसे मान लीजिए दो फंक्शन आपके पास ऐसे दिया जाए, f(x) प्लस gx हो, माइनस हो, इनटू हो या डिवाइड में हो। अगर इनका आप डोमेन निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसका डोमेन निकाल लीजिए, इसका डोमेन निकाल लीजिए, और df का मतलब समझ रहे हो, डोमेन ऑफ f, dg का मतलब डोमेन ऑफ g फंक्शन, और फिर लास्ट में दोनों का इंटरसेक्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास तरीका होता है। आप इनके डोमेन निकालिए। तो आप कहेंगे सर इसका डोमेन होता है r, cos x का डोमेन क्या होता है r, और sin इनवर्स x का डोमेन, ये तो सर बहुत सिंपल है, हमने कल याद किया था, -1 to 1 होता है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर ये हिस्सा कॉमन आने वाला है। इसका मतलब हुआ कि डोमेन ऑफ f(x) = -1 to 1। जब भी दो फंक्शन आए और बीच में प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप सबका आराम से डोमेन निकालिए और फिर उनका इंटरसेक्शन। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है। इसमें बच्चों क्वेश्चन वाला कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = cos इनवर्स 2x - 1। आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे को डोमेन निकालना है f(x) = cos इनवर्स 2x - 1। तो जो भी f(x) की जगह बैठा है इसको उठाओ और -1 से 1 के बीच में लिख दो। अच्छा ये बात है, तो ये बात है, तो हम इसको लिख देते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x, -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, और उसके बाद इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ओके, तो -1 को पहले रिमूव करते हैं। इस -1 को रिमूव करने के लिए आपको पता है हर टर्म में +1 करना पड़ेगा। इसमें जैसे आप +1 करोगे 0, यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे सर, इस 2 को रिमूव करना है।
2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब डिवाइड कर दो, 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0, इसमें डिवाइड होगा x, इसमें डिवाइड करोगे तो 1। तो आपका जो डोमेन आया वो क्या आया, 0 से 1। तो डोमेन हो गया हमारे पास, डोमेन इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1। और दोनों पे क्लोज क्यों लगा रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, इक्वल टू लगाया हुआ है। आई होप कि फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और बहुत मजा आ रहा होगा डोमेन रेंज के क्वेश्चन में। अब चलते हैं आगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका आपको डोमेन निकालना है। तो देखिए कितना सिंपल है डोमेन निकालना। डोमेन निकालने के लिए तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि जो भी fx की जगह बैठा हुआ है उसको -1 से 1 के बीच में रखिए और सॉल्व कर लीजिए बस। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन तो सर हमारे पास लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x-1। इसको -1 से 1 के बीच में रखना है ना सर। हाँ, इसको -1 से 1 के बीच। ओके, -1 इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट x-1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। अब सोचते हैं, अच्छा तो सर आपने तो बताया था कि ये जो लिखा होता है अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है सर, और ये नेगेटिव है, देखिए ध्यान से। और हम तो जानते हैं सर कि नेगेटिव क्वांटिटी से पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा बड़ी होती है। पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, और हमको ग्रेटर देन ही तो चाहिए, मतलब ये तो हमेशा इससे बड़ा होगा। बड़ा होगा मतलब इसको छोड़ दो, यह तो हमेशा होता है। तो फिर सर हमारे पास क्या रह गया, केवल हमारे पास रह गया केवल अंडर रूट x-1 लेस देन इक्वल टू 1। सिर्फ इतना हिस्सा रह गया, इसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये तो होता ही है भाई, जो होता है उसको क्यों लेके चलना, जो नहीं होता है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये लेके चले। अब क्या करें सर, तो बच्चों अंडर रूट का क्या इलाज होता है, आप बोलोगे अंडर रूट का सर होल स्क्वायर इलाज होता है, तो कर दो होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करते समय इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताया था केयरफुली काम करना है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव है होल स्क्वायर निश्चिंत होकर कर दीजिए, अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो होल स्क्वायर करने के बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनइक्वालिटी चेंज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और हम लकीली है कभी हमारे पास दोनों साइड क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, आराम से होल स्क्वायर कर सकते हैं। कर दीजिए होल स्क्वायर। जैसे आप होल स्क्वायर करेंगे इसके सर से टोपी उड़ जाएगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और लेस देन इक्वल टू क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। अब एक काम करते हैं, इस 1 को भी उधर भेज देते हैं, इस 1 को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे x की वैल्यू आएगी सर यहाँ से 1 और 1 मिलके 2, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम और कर सकते थे अपन यहाँ पे, ये -1 से तो बड़ा होगा, लेकिन मानते हो ये जो है ना रूट, किसी का रूट जो होता है ना वो 0 होता है, तो ये क्या करेगा पता है, यहाँ से वैल्यू लेना शुरू कर देगा, 0 के बाद की वैल्यू, 0 की बाद की वैल्यू को ले लेगा ये इसके बाद से। तो अपन एक काम करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, वरना अपन क्या करेंगे, यहाँ इनफाइनाइट लिख देते हैं और इनफाइनाइट से क्वेश्चन हमारा गड़बड़ होगा। तो -1 से बड़ा होता है, पर 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, -1 से तो होता ही है बड़ा हमेशा, तो 0 या 0 कर देंगे अपन ये इसके बाद की वैल्यू को, क्योंकि रूट जो होता है ना बच्चों, रूट एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। रूट एक्स क्या होता है, ग्राफ सोचो आप बना बोलोगे सर ग्राफ रूट एक्स का ऐसा होता है, ये रूट एक्स का ग्राफ है, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है हमारे पास, 0 से इन्फाइनाइट तक, क्लियर। और हाइट कितनी आ रही है, रेंज इसकी वो भी 0 से इन्फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब हम 0 से 1 तक। तो अब यहाँ से जैसे स्क्वायर करोगे ना तो ये भी 0 ही रहेगा, और 1 ऐड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर जो आया इसका वो आ गया है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। बस खत्म, एंड। यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। आया समझ में, आई होप कि बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। यार ये लिखा हुआ है ना सिंबल डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब आपको एक थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का आइडिया देता हूँ मैं
कि जो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एफ अपन शॉर्ट में बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है करली ब्रैकेट में, और इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू इन द सेंस 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच और 1 पर ओपन इंटरवल आता है, 1 पर ओपन इंटरवल। इसका मतलब हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 या 0 से बड़ा बट 1 से छोटा होता है। ये बात याद रखनी है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ये हम जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, और फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मालूम है किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। अरे फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच, अगर इसका ग्राफ बना के आप चेक करोगे ना, तो इसका जो ग्राफ आने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, मैं पूरा एक सेशन करूंगा ग्राफ के ऊपर भी, बहुत जल्दी वो सेशन भी लाने वाला हूँ, ताकि आपकी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि जब आपको ग्राफ आने लगेगा ना, तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये हाइट से काम करते हैं ना, इस लाइन को हटा ही देता है। मान लेते हैं कि ये हाइट हमारे पास है 1, ठीक है, और यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, आगे भी ऐसे चलता रहेगा, पीछे -1, ये -2। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होती है, जो ग्राफ बनाओगे आप वो ऐसा बनेगा। फिर इधर वैल्यू बनाएंगे ग्राफ की तो ऐसी, ऐसा होता है। तो दिख रहा है आपको हाइट, इसकी हाइट क्या हो रही है इसकी, 0 से 1 के बीच, ये जगह 1 है, और 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा है, होलो सर्कल बनाया है। और रेंज क्या लेगा ये, आर, रेंज डोमेन क्या होगी इसकी, आर। इसका डोमेन आर होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, याद रखना, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू आर, और रेंज ये लेता है, ठीक है यहाँ तक। अब हम, हमारे को क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है सर, हमारे को क्वेश्चन करना है सिर्फ, और क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा आपसे, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसका डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले डोमेन, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम रेंज की तरफ आएंगे। इसका डोमेन निकालने के लिए आप बोलोगे कि जो सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, उसको -1 से 1 के बीच में रख दो। इसका मतलब -1 इज लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ये हमने लिख दिया डोमेन साइन इनवर्स एक्स के डेफिनेशन से। आप अब आप कहोगे कि सर ये जो लिखा है ना आपने, वो तो ऑलरेडी ये होता है, ये हमारे को चाहिए, ये इसकी नीड है, और ये 0 इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज लेस देन 1, ये तो होता है। अब आप कहोगे कि सर ये चाहिए और ये होता है, तो जो चाहिए वो तो होता ही है, जो चाहिए वो तो होता ही है, देखो ना 0 से 1 के बीच में तो आ ही रहा है ये वैल्यू, 0 से 1 के बीच में तो ये होता ही है। इसका मतलब सर ये तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो गया, बिल्कुल, ये हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो गया, और हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो गया, इसका मतलब इसका डोमेन कितना आ गया, हाँ, ओहो, ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे सोचते हैं, जो चाहिए वो मिल गया। हमारे को ये -1 से 1 के बीच में रखना था, और ये भाई साहब तो 0 से 1 के बीच में रहते ही हैं, तो 0 से 1 के बीच वाला नंबर इसमें आता ही है, यानी जो हमको चाहिए वो तो होता ही है, और जो होता है, जो चाहिए वो मिल ही जाए, तो आंसर x बिलोंग्स टू, तो डोमेन कितना हो गया इसका, x बिलोंग्स टू r। अब आते हैं रेंज, सर रेंज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है रेंज, देखिए आ जाते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज बच्चों चलती है उल्टा, डोमेन हम इधर से निकालते हुए चलते हैं, और रेंज यूं चलेंगे उल्टा, उल्टा निकालेंगे, यहां से रेंज निकालना शुरू करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जिसकी पहले तो आप रेंज जानते हो ना, क्वेश्चन स्टार्ट रेंज की वहीं से कर दो, जिसकी रेंज जानते हो वहां से स्टार्ट करो। तो आप कहोगे सर हम इसकी, इधर से चलना है मुझे, इधर से मैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज जानता हूँ, क्या होती है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज, आप कहोगे सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज होती है 0 से 1 के बीच, ठीक है, ठीक है। अब मुझे जिसकी रेंज जानता हूं मैं वहां से स्टार्ट किया, अब मुझे किसी भी तरह से इसको ऐसा बनाना है, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सॉरी साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बनाना है मुझे। इसका मतलब मुझे किसी भी तरह इसको है ना ऐसा बनाना है, ऐसा बनाने के लिए मुझे साइन इनवर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन को आप अप्लाई करो या रिमूव करो, उसका ग्राफ क्लियर होना चाहिए,
कि ग्राफ कैसा बनता है। उस ग्राफ से हमारे को ये मालूम पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों आप यहाँ चेक करना चाह रहे हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसलिए चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ाते समय बताया था, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है उसको अप्लाई करें या रिमूव करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करेंगे या रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? बेटा फंक्शन का ग्राफ बनाओ और ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ को देखो, अगर वो लेफ्ट से राइट जाते समय ऊपर जा रहा है तो इंक्रीजिंग, और लेफ्ट से राइट जाते समय नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग। जैसे सर साइन इनवर्स का बनाओ, तो साइन इनवर्स एक्स का, तो हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था, हमने देखा था साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा आया था, दिख रहा है आपको? ये ग्राफ था साइन इनवर्स एक्स का, और ऐसा ग्राफ तो देखो लेफ्ट से राइट जाते समय ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये तो इंक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब अगर मैं साइन इनवर्स को अप्लाई कर दूं इसके ऊपर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए अब तो इसका मतलब समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 0 इज लेस देन इक्वल टू, इस ग्राफ को मिटा देता हूँ, साइन इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज लेस देन साइन इनवर्स 1। अब आप बोलोगे साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स कितने डिग्री पे 0 होता है? 0 पर। और ये तो पूरा का पूरा फंक्शन ही आ गया हमारे पास, फंक्शन बने y, फंक्शन बने y आ गया। लेस देन ये साइन इनवर्स, तो वही साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होता है, ये सोचना हमने कल पढ़ा था ना, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे π/2 की सर, π/2। तो y की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आ गई, इसका मतलब आपका रेंज हो गया है, आपकी रेंज आ गई है, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 π/2 और π/2 पर ओपन। ये आपकी रेंज आ गई और ये आपका डोमेन आ गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये सवाल भी हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स दिस इज डिफाइंड। आपको x की वो वैल्यू बताना है जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। अच्छा सोचते हैं, आइए क्या क्वेश्चन वाला कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, इस बात का मतलब ये हुआ कि सर डोमेन आप जानना चाहते हो। बिल्कुल बेटा, डोमेन निकालना चाहते हैं हम। ये डोमेन निकालने के लिए लैंग्वेज ऐसा भी दिया जा सकता है आपके पास कि x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, वही तो डोमेन होता है। तो वही तो मांग रहा है आपसे। अब डोमेन ना बोल के इस बात को इसने ऐसे बोल रखा है, तो इसका मतलब समझ गया आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना। आइए सॉल्व करते हैं डोमेन के लिए। तो डोमेन के लिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बस अब सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि सर आपने बोला था कि जब भी कॉस इनवर्स एफ एक्स का डोमेन निकालना हो, देखो दो फंक्शन प्लस में दिए हुए तो इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होगा। अब आप कहोगे कि सर कॉस इनवर्स एक्स का जब भी डोमेन निकालेंगे, आपने कहा था इसको -1 से 1 के बीच में रखो और सॉल्व कर लो, तो मैं इसके बीच में एंड लगा देता हूँ, इधर वाले का डोमेन अलग इधर वाले का डोमेन अलग और दोनों का इंटरसेक्शन आंसर। तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू -1। अब आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट इज पॉजिटिव क्वांटिटी और ये कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी। कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होती है क्या? हाँ सर हमेशा होती है, और हमेशा होती है तो इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो। तो इसका मतलब हमारे पास कहानी में सिर्फ इतना रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ पे है ना बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हो। ये -1 से नेगेटिव नंबर को छोड़ देगा, नेगेटिव नंबर को नहीं लेगा पर 0 को इंक्लूड कर लेगा। तो आप चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, हालांकि उसका कोई बेसिकली इतना फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो चलेगा, वो मैं नहीं लगा रहा हूँ। इक्वल टू में 1।
अब दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करते ही ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आओ तो क्या हो गया यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 1 इधर आ गया माइनस तो 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। इस तरफ से तो ये आंसर आया। अब एक काम करते हैं, इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे कि सर आपने बताया था डोमेन रेंज के क्वेश्चन में बेसिक्स में कि कॉट इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स जब भी आए तो उसमें एफ एक्स के स्थान पर जो फंक्शन लिखा है ना उसका डोमेन निकाल लीजिए। तो एफ एक्स की जगह कौन लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका मतलब इसका डोमेन निकालना है, मैंने हमारे को डोमेन किसका निकालना है, इसका मतलब हुआ डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका डोमेन निकालना है सर। और इसका डोमेन निकालने के लिए आप कहोगे कि अंडर रूट के अंदर वाला जो लिखा है ना सर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लो। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, अंडर रूट ये चाहेगा कि अंदर वाला कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक की बातें क्लियर हो रही है। अब क्या करें सर, अब आप देखो इसको, ये आदमी कह रहा है कि मुझे 0 या 0 से छोटा रहना है, ये कह रहा है मुझे 0 या 0 से बड़ा रहना है, और मेरा आंसर जो आने वाला है ना बच्चों वो दोनों के कॉमन एरिया आंसर आने वाला है, माने जिस पर दोनों एग्री कर जाए। तो आप मानते हो ये कह रहा है 0 या 0 से छोटा, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये तो दोनों 0 पर एग्री है, 0 पर तो दोनों एग्री है। ये कह रहा है कि 0 या 0 से छोटा, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो सर दोनों कहाँ पे एग्री हो गए, 0 पर। इसका मतलब इन दोनों से कंबाइंड आंसर क्या मिल गया आपको, सर ये जो लिखा हुआ है ना सर ये एक्चुअल में इन दोनों को अगर मिला के बोला जाए दोनों भाई 0 पर एग्री है, ठीक है। तो आ गया ये 0 पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है ये तो सॉल्व करना। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आप कहोगे सर इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो का प्रोडक्ट 0 तब होता है जब आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या ये 0, इसलिए मैंने क्या लगा दिया और। तो यहाँ से तो आंसर हो गया x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आंसर हो गया x की वैल्यू -3। तो हमारा जो डोमेन आया बच्चों वो डोमेन में सिर्फ कौन सी वैल्यू आई x की ओनली 2 वैल्यूज 0 एंड -3। करली ब्रैकेट में लिखेंगे 0, -3। क्यों हम यहाँ पे इंटरवल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि दो ही आंसर आ रहे हैं, इंडिविजुअल आंसर आ रहे हैं ओनली 2, और 2 आंसर आने की वजह से हम लोग उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और ये हमारा डोमेन हो गया। और डोमेन ही तो क्वेश्चन वाला ने पूछा था आपसे, क्लियर, चलो समझ में आया सर। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका डोमेन और रेंज मांगा है आपसे, चलिए आइए निकालते हैं डोमेन और रेंज इसका। तो क्वेश्चन वाला डोमेन और रेंज मांग रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन का, एक डोमेन कैसे निकालेंगे। तो डोमेन के लिए एकदम सिंपल काम है, क्या करेंगे आप, जो भी ये बैठा हुआ ना e की पावर x, भाई साहब इनको बोलिए कि -1 से 1 के बीच में आ जाओ प्लीज। तो ये आएगा -1 से 1 के बीच e की पावर x लेस देन इक्वल टू 0। अगर आपको e की पावर x का ग्राफ याद होगा आप कहोगे सर e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, और ऐसा होने का मतलब ये होगा कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 या 0 से बड़ा होने का मतलब ये नेगेटिव से, तो यानी ये तो पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव। तो आप कहोगे सर पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, और जो हमेशा बड़ा होता है मतलब ये हिस्सा हमारे काम का नहीं है, सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा e की पावर x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करें सर, अब आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि ये जो e की पावर 1 लिखा है ना आपने, ये 1 तो e की पावर 0 लिख सकते हैं। सोचो, आप कहोगे बिल्कुल सर e की पावर 0 1 होता है, इसी की पावर 0 1 होता है। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्ट है ना, x की वैल्यू निकालना चाहते हो ना आप, इसका मतलब e को रिमूव करना पड़ेगा, e को हटाना पड़ेगा। और हाँ, किसी को भी हटाने या लगाने से पहले ग्राफ, तो ग्राफ चेक किया आपने, ये रहा, ये कैसा है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करो या रिमूव करो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x इज लेस देन इक्वल टू 0।
अब अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0 और 0 पर मूव्स। 0 से छोटा कहाँ तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। ये हमारा आ गया डोमेन। अब आते हैं, डोमेन आ गया तो अब रेंज निकाल लेते हैं इसका। देखिए रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज के लिए हमको क्या करना है, जिसकी रेंज जानते हैं ना वहां से स्टार्ट करो, उल्टा चलेंगे। रेंज यू, डोमेन सॉरी डोमेन ऐसे इधर से लेफ्ट से राइट, और रेंज राइट से लेफ्ट, अंदर से चलेंगे इधर। आप कहोगे सर ई की पावर एक्स का रेंज जानते हैं हम, देखो ग्राफ में दिख रहा है 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल। इसका मतलब 0 पे भी ओपन इंटरवल, देखो 0 पे टच नहीं कर रहे हैं। ई की पावर एक्स इज लेस देन फाइनाइट, ठीक है, क्लियर। अब आप बोलोगे कि सर मुझे आपने बोला था कि इसको इसको जो लिख दिया ना रेंज, इसको ऐसा बनाओ, ऐसा ऐसा बनाने के लिए साइन इनवर्स एक्स को अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स को अप्लाई करेंगे। और साइन इनवर्स का ग्राफ आपको मालूम है ग्रेटर देन मतलब इंक्रीजिंग होगा। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग। तो लगा दो इसमें, तो ये लगा दिया हमने साइन इनवर्स 0 लेस देन साइन इनवर्स ई की पावर एक्स लेस देन साइन इनवर्स। अब यहां पर सोचने की बारी आई कि एक प्रॉब्लम हो रही है सर यहां पर कि साइन इनवर्स इन्फिनिटी, साइन इनवर्स इन्फिनिटी, तो बच्चों साइन इनवर्स है ना वो इन्फिनिटी को नहीं लेगा वैल्यू को। क्यों, आप ऐसे सोचो कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, किसी फंक्शन में गया, उस छोटे से बच्चे की कैपेसिटी 1 रोटी खाने की है और आपने उसको 5 रोटी दे दिया, तो बच्चा क्या करेगा, सोचो जरा। आप कहोगे कि सर वो बच्चा अपनी औकात जितनी है उतना खाएगा, बाकी सब छोड़ देगा। मतलब 1 रोटी की अगर उसकी कैपेसिटी है तो 1 रोटी खाएगा, बाकी सबको छोड़ देगा। वही बच्चा छोटा साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को आप क्या इनपुट कर रहे हो, इन्फिनिटी दे रहे हो, और वो इन्फिनिटी तक उसकी औकात ही नहीं है। वो तो बेचारा -1 से 1 के बीच की वैल्यू लेता है, इससे आगे की वैल्यू नहीं लेता है। तो क्या बोलेगा साइन इनवर्स, ये चुपचाप इस इन्फिनिटी तक में से 1 को लेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। इसका मतलब यहाँ सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी वैल्यू को ये छोड़ देने वाला है। आई बात समझ में, इसके बाद की वैल्यू को नहीं लेगा। और आप कहोगे साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, लेस देन ये बन गया फंक्शन हमारा y, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 कब देता है, तो आप बोलोगे सर π/2 पर, π/2 पर 1 देता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रेंज। इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर इसकी रेंज हो गई है 0 टू π/2, और यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पर भी ओपन आएगा, 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा रेंज आया होगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया अपना 8th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों क्या लिखा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, थोड़ा सा अपन उसको जानते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में जो फंक्शन होता है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ऐसा। और इसका मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी ये जो होगा वो एक्स या उससे कम इंटीजर वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू। अच्छा, इंटीजर वैल्यू देगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 बताइए, आप बोलोगे सर इसका वैल्यू 2.3 या उससे कम इंटीजर होगा, 2.3 या उससे कम इंटीजर। तो आप बोलोगे 2.3 तो सर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2.3 इंटीजर नहीं होता, तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो 2.3 से जस्ट पहले इंटीजर क्या होगा, 2। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि 2.36 बताइए इसका आंसर क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो आप बोलोगे सर इसका भी 2 होगा। इसका मतलब क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर क्या देता है, इंटीजर। आंसर क्या देगा, इंटीजर देगा। जैसे मान लीजिए मैं इधर कुछ वैल्यूज और ले रहा हूं, जैसे 1.6, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, क्योंकि ये 1.6 नहीं लेगा, 1 लेगा इंटीजर। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसी तरह से 3.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। वैसे ही अगर आपसे बोला जाए -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप बोलोगे इसका आंसर -1.2 या उससे पहले वाला इंटीजर। तो उससे पहले वाले इंटीजर में बच्चे ज्यादा गलती क्या करते हैं, -1 लिख देते हैं, जबकि -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा नंबर, हमारे को इससे छोटा इंटीजर लेना है। तो -1.2 या उससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -2 होगा।
तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। इसी तरीके से -1.4 माइनस के 1.5, एक मिनट में इसको चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए बोला गया माइनस का 3.4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो आप बोलेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -4, तो आ गया -4। ऐसे इंटीजर की वैल्यू निकालते हैं हम। आ रही बात समझ में? तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। आंसर इंटीजर आने का मतलब ये हमेशा जो आंसर देगा वो इंटीजर देगा। यानी इसकी जो रेंज होती है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसकी जो रेंज होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो रेंज होती है बच्चों हमेशा आर, आई माने इंटीजर, और इसका डोमेन होता है आर, का डोमेन होगा आर। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। बेसिक बात जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की थी वो आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे को निकालना है डोमेन। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन की बात करने के लिए आप कहोगे कि सर यहाँ जो लिखा है ना इसको उठाओ और -1 से 1 के बीच में लिखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और इक्वल टू में 1। अब आप बोलोगे कि सर ये जो आंसर देगा ना ये हमेशा -1 से 1 के बीच में, ये हमेशा इंटीजर आंसर देगा। तो अब हम यहाँ क्या सोचेंगे कि ये जो आंसर देगा वो हमेशा इंटीजर देने वाला है। कैसा आंसर देगा, इंटीजर। तो अब हम सोचेंगे कि ये एक ऐसा इंटीजर, इसको देख के आपको क्या सोचना है, एक ऐसा इंटीजर, इससे सवाल कर रहे हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर से, एक ऐसा इंटीजर जो -1 से +1 के बीच हो। तो आप कहोगे सर इनके बीच जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आने वाला है, तो -1 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, -1, 0, 1। इसका मतलब इसका आंसर तो ये आया। ठीक है, अब अगर इसका आंसर ये आया है तो आप इसकी वैल्यू निकालते हैं कि -1 कब देगा। तो आप बोलोगे कि सर -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब देता है, तो आप बोलोगे -1 से 0 तक के बीच के जो भी नंबर होंगे उन पर क्या देगा वो। जैसे देखिए नंबर लाइन बना लेता हूँ मैं, -1, 0 और 1। अब आप बोलोगे कि -1 कब देगा ये, तो इसके बीच के नंबर तक के लिए -1 देगा, इसके बीच का जो भी नंबर लेंगे उसके लिए -1 आंसर आएगा। 0 कब देगा, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके 1 के बीच का आंसर, 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। और 1 कब आंसर देगा, तो आप बोलोगे कि 1 से लेके सर 2 के बीच जितने भी नंबर आएंगे उसके बीच में क्या देगा, ये 1 आंसर देगा। तो इसका मतलब हमारा जो रेंज आया ना, तो जो रेंज जो हमारी आई है वो आई है x बिलोंग्स टू -1 टू -1 पे क्लोज इंटरवल, और यहाँ से लेके 2 तक का एरिया, ये ओपन इंटरवल 2 पर। तो इसका डोमेन ये आया है। अब अगर डोमेन आपको समझ में आया तब हम चलते हैं रेंज की तरफ कि सर इसका रेंज कैसे निकालेंगे। आइए रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए बहुत सिंपल है, जिसकी रेंज आप जानते हो वहीं से स्टार्ट होता। तो आप बोलोगे सर हम इसकी रेंज जानते हैं, ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है, -1 से 0 के बीच में आ रहा है, यानी हमारे पास जो लिखा हुआ आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वो तो ये आ रहा है -1, 0 और 1। तो आप बोलोगे कि इसको लेकर ऐसा बनाओ, इसको लेकर ऐसा बनाओ। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब ये कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ना डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, पर ये एक्चुअल में देखा जाए ना इसको फिर टूटे फूटे, मतलब जो हमारे जो डोमेन दिया हुआ है ना वो डोमेन सेपरेटली दिए हुए हैं, इंटरवल के अंदर नहीं है। तो आप इसमें इंटरवल में साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो सेट होता है ना उसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1। तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो आप बोलोगे सर पाई की। तो इसका आंसर क्या आ गया, पाई। कॉस इनवर्स 0, यहाँ कॉस इनवर्स 0 आएगा। तो आप सोचोगे कॉस 0 कब देता है सर, तो कॉस 0 देता है π/2 पे। तो आंसर कितना आया, π/2। कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 कब होगा, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स 1 सर होता है 0 पर। इसका मतलब आंसर 0। ओके, तो ये आया हमारे पास इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स fx की, और जो फंक्शन आया वही क्या होगा, रेंज। तो हमारे पास का मतलब इसका रेंज आ गया है सर 0, π/2 और पाई। आप चाहो तो भले इसको ही लिख दो या उल्टा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट में एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ
साइन इनवर्स लॉग 2 बेस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इनका डोमेन और रेंज निकालना है। आइए तो हम एक साइड इसका डोमेन निकाल लेते हैं और एक साइड इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो आ जाओ बच्चों, पहले निकालते हैं डोमेन। डोमेन की बात करते हैं। तो जो डोमेन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, डोमेन निकाल रहे हैं पहले। डोमेन डोमेन दिया हुआ फंक्शन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये इसका डोमेन निकालना है। तो आप कहोगे कि सर टेन इनवर्स में जो भी फंक्शन यहाँ बैठा होता है ना, टेन इनवर्स में जो भी यहाँ फंक्शन बैठा होता है, हम सिर्फ इसका डोमेन निकालते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ा था, तो मतलब इसका पूरे का डोमेन निकालने का मतलब है इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना। इसका मतलब हमारा सवाल क्या हो गया? अब हमारा सवाल हो गया है डोमेन ऑफ, हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया है और ये हो गया है डोमेन ऑफ लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया हमारा डोमेन। अब मुझे मतलब इस सवाल का मतलब इसका डोमेन निकालना है। अब आप कहोगे सर इसका डोमेन निकालना बहुत आसान है, कैसे? आप कहोगे लॉग के डिफाइन होने की, लॉग के डिफाइन होने की 3 शर्तें आपने बताई थी। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, बेस 1 से बड़ा है, ठीक है, और बेस 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस 2 है, पॉजिटिव भी और 1 भी नहीं है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब हमारे को सिर्फ सॉल्व इतना सा करना है कि ये पॉजिटिव बन जाए। तो इसको बना लेते हैं पॉजिटिव। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? पहले फैक्टर बनाते हैं। तो आप फैक्टर बनाने पे आपको दिख रहा होगा इसके सर फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर फैक्टर ना बने तो तुरंत डी चेक कर लो, इसका डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डी अगर चेक करोगे आप, का डी आने वाला है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? 4 माइनस 8, जो कि कैसा आ रहा है? नेगेटिव। फिर आप क्या चेक करेंगे? ए कितना दिया है? 1, 1 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी हो गई? पॉजिटिव। और आपको चाहिए भी क्या? पॉजिटिव। और ये है भी कैसा? पॉजिटिव ही है, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, और हमको चाहिए भी क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है और पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए आंसर क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने आप कुछ भी रख लो, हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। या इसी बात को कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि सर जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आता है हम होल स्क्वायर बना के सोच लेते हैं। होल स्क्वायर बना लो। कैसे बनाओगे आप? देखो होल स्क्वायर, अगर आप इसको ऐसे सोचते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, आप क्या करिए इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन कर दीजिए ग्रेटर देन 0। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक तो होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो लिखा है ना किसी का होल स्क्वायर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अगर 1 ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें तो डेफिनेटली 0 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। और अगर ये हमेशा 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बिलोंग्स टू आर। कंप्लीट। आई होप कि डोमेन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं रेंज की तरफ। बहुत सिंपल है रेंज निकालना है बच्चों, देखो बड़े ध्यान से। अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज की तरफ मैंने आपको क्या बताया था? रेंज उल्टा चलता है, अंदर से बाहर की तरफ। तो आपको पहले इसका रेंज सोचना है, इसका रेंज सोचना है। रेंज निकाल रहे हैं हम, इसका रेंज सोचेंगे क्या आएगा, इसका रेंज। तो इसका रेंज आप बोलोगे सर रेंज निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर करें आप। तो इसका होल स्क्वायर करने पर आप, अभी हमने सॉल्व किया था, क्या आया था? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से, अभी तो होल स्क्वायर किया था हमने, तो ये आएगा। अब अगर ये आया तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या होता है? आप बोलोगे सर x माइनस 1 जो होता है ना, का होल स्क्वायर, ये हमेशा 0 से तो बड़ा होता है और इन्फिनिटी से छोटा होगा। सिंपल।
भाई इस किसी का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है हमेशा। अब आप बोलोगे इसमें +1 करिए, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है इसके थ्रू यहाँ तक पहुँचना, तो मैं इसमें +1 कर रहा हूँ, दोनों हर साइड में +1। तो मानते हो 0 में 1 ऐड करूंगा तो 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर +1 लेस देन इन्फिनिटी में 1 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा। अब आप बोलोगे कि मैं इसको सर ये लिख देता हूँ, बिल्कुल आप लिख दो, और साथ में log 2 अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको पता है log का बेस 1 से बड़ा है, log 1 का बेस अगर 1 से बड़ा है तो पता है ना ग्राफ ऐसा बनेगा log का, और ऐसा ग्राफ बनते पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो अप्लाई कर दो। log बेस 2 अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें, log बेस 2 लेस देन इक्वल टू log बेस 2, और इसको मैं वापस ये लिख रहा हूँ, लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 लेस देन log इन्फिनिटी बेस 2। अब यहाँ आके इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू, तो इसको पढ़ते कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसको बच्चों पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं log एट इनफाइनाइट। log इनफाइनाइट पर क्या होगा, बस ये पढ़ना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, log एट इनफाइनाइट। तो आप तुरंत इनफाइनाइट पे पहुंचो ग्राफ में, यहाँ पहुंच गए सर, ये इनफाइनाइट होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट पे ग्राफ देखो कहाँ पहुंच गया, आप बोलोगे सर ग्राफ भी इनफाइनाइट पे पहुंच रहा है, तो मतलब log एट इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है। वैसे ही अगर मान लो 0 होता तो log एट 0 0 पे पहुंचा, ये 0, ग्राफ कहाँ पहुंच रहा है, माइनस पे, इसका मतलब log 0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस। यानी ग्राफ बनाओ और फिर आंसर सोच लो आप, क्लियर। तो इसको बोलना याद आना चाहिए आपको, log एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पे log की वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और आपको ये तो पता ही होगा log की वैल्यू हर बेस पर, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पर 0 होता है, तो 0 लेस देन इक्वल टू log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लेस देन, इसका आंसर आपने बोला इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिख दो। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर अब ये यहाँ तक तो बना चुके अपन, अब tan इनवर्स लाना है मुझे, तो tan इनवर्स का ग्राफ सोचिए, तो आप कहोगे tan इनवर्स का ग्राफ सर आपने बताया था कि -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसा ग्राफ होता है, tan इनवर्स, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है -π/2 से +π/2 के बीच। इसका मतलब tan इनवर्स हर वैल्यू को इनपुट कर लेगा, r होता है डोमेन, इसका देख लो, tan इनवर्स का डोमेन अगर r होता है तो सारी वैल्यू को इनपुट कर सकता है, सारी वैल्यू को ले लेगा, और इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अप्लाई कर दो tan इनवर्स, ये होगा tan इनवर्स 0 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लेस देन, मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी बेस, सॉरी tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स लगा रहे हैं अपन, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब आपको आंसर देना है, आप बोलोगे tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 का मतलब tan कब 0 होता है, tan कितने एंगल की वैल्यू 0 होता है, तो आप बोलोगे 0 की, तो ये हो गया 0 लेस देन इक्वल टू, ये पूरा फंक्शन बन गया, देखो आप, अब आपका पूरा फंक्शन आ चुका है इधर, पूरा फंक्शन आ गया, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लेस देन इक्वल टू tan कितने डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो आप बोलोगे π/2 की, इसका मतलब यहाँ क्या आने वाला है π/2, और साथ में मैंने एक गड़बड़ यहाँ पे किया है, इक्वल टू को नहीं लगाना है, ये नहीं आएगा ना, केवल इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, को यहाँ से हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, लेस देन, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है, π/2 पर, तो ये हमारी इसकी आ गई रेंज। तो रेंज हो गया है क्लोज इंटरवल 0 π/2 और π/2 पर ओपन, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो रेंज हो गया और डोमेन हो गया। आई होप कि बच्चों आपने रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस को सीखा होगा। क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। आप तब तक, आपको दिख रहा होगा मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन्हीं क्वेश्चंस को वापस आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।